नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर सरगुजा से है, जहां स्थानीय पर्पा आर्किड होटल में राज्यसभा सदस्य और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व राज्यसभा सदस्य राम विचार नेताम, संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष सरगुजा लालन प्रताप सिंह की उपस्थिति में कहा गया कि चुनाव को लेकर बूथ तक माइक्रो लेवल प्लानिंग को कोर कमेटी के साथ बातचीत की गई है। और उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। टिकट को लेकर कहा कि एक सप्ताह में विधानसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कमल फूल के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ने की बात कही। पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटी है और आप सब लोगों ने देखा कि चुनाव के 90 दिन पहले पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा की है और एक नए तरह का ये रणनीतिक फैसला पार्टी ने लिया बहुत पहले प्रत्याशी घोषित करने का। और निश्चित रूप से इससे पूरे प्रदेश में एक सकारात्मक राजनीतिक वातावरण का निर्माण हुआ है। इन 21 प्रत्याशियों में एक तरफ जहां उत्साही और नए चेहरे हैं, वहीं अनुभवी लोगों को स्थान मिला है। महिलाओं को भी पर्याप्त संख्या में स्थान पार्टी ने दिया है। जैसा बताया, मैं कई प्रदेशों का प्रभारी रहा हूं। चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट हो पोलिंग बूथ तक का, उस नाते ये मेरा दूसरा टूर हर विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठना। और पिछले 3-4 माह में जो कोर कमेटी को विषय दिए गए हैं, उन विषयों को नीचे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, 10 तरह के कार्यक्रम दिए गए हैं। सोशल इक्वेशन का बताया गया है, भौगोलिक इक्वेशन का बताया गया है। उन सब कामों को नीचे तक पहुंचाना, हर विधानसभा की एक कोर कमेटी की डिटेल बैठक, कल भी हम 3 विधानसभा करके आए हैं। कल रात को यहाँ 3 विधानसभा की है और आज रात अभी अगले भी 3 विधानसभाएं हम करने वाले हैं। कुल मिलाकर के 2 दिन में 9 विधानसभाओं की मॉनिटरिंग। इसी तरह संपूर्ण प्रदेश की जो 70 विधानसभाएं शेष रह गई है, 59, उन सबकी नीचे तक की बूथ मैनेजमेंट ठीक प्रकार से चिंता हो, उस निमित्त मेरा प्रवास था और इसी निमित्त में प्रवास करने आया हूं। अब आप लोगों को भी पूछना हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर में सबरी विधानसभा से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार लाल साई मिंज से हर खबर के संवाददाता ने बातचीत की। मिंज ने कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान टिकट देती है और सबरी विधानसभा से विजय होते हैं तो किसान, मजदूर सहित हर वर्ग का विकास करेंगे। मिंज ने आगे यह भी कहा कि लगातार 5 बार बीडीसी चुनाव में विजयी होने के कारण मेरी दावेदारी बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में विकास कार्य निरंतर करते रहेंगे। कांग्रेस यदि मेरे को प्रत्याशी बनाते हैं तो पहले तो मैं जीतने के बाद लोगों से जो आकांक्षाएं होती हैं, विशेषकर पूरे जनताओं को मेन रहता है कि जीतने के बाद आपका जल, घर, पानी, मकान, विशेषकर यही अपेक्षा रहती है। और मैं जनता के बीच में जाके सबसे सर्वप्रथम बिजली पानी का विशेष महत्व दूंगा, क्योंकि हमारे जो सामरी विधानसभा है उसमें सभी क्षेत्रों में मैंने घूमा है और घूमने के बाद मैं देखा हूं कि सबसे पिछड़ा है
तो पानी के क्षेत्र में सबसे हम सामरी विधानसभा पीछे है। आप राजनीति में आया तो आप कौन कौन पद में राजनीति में आप पद आपको मिला है? मैं सन 1991 में पहले यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। इसके बाद मैं पंचायती राज 1994 से में जो लागू हुआ पंचायती राज, राजीव गांधी पंचायती राज, उसमें सर्वप्रथम मैं जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा। उसमें एक तरफा चुनाव जीता, निर्वाचित हुआ और लगातार मैंने 25 साल 5 बार मैंने जनपद सदस्य रहा और 2003-04 में मैंने जनपद अध्यक्ष भी रहा और मेरा जो आज तक का वर्तमान में राजनीतिक सफर रहा उसमें कभी हार नहीं हुई है। वर्तमान में अभी मेरी धर्मपत्नी अनीता मिंज है, उन्होंने जिला पंचायत की सदस्य भी हैं और वन समिति के जिला सदस्य हैं और मैं जिला लघु वनोपज का जिला अध्यक्ष हूं वर्तमान में जिला बलरामपुर का। और मैं बीच में 2008-09 में कांग्रेस से समझौता एनसीपी से मैं चुनाव भी लड़ा था, विधायक चुनाव लड़े थे। विधायक के चुनाव लड़ा था। आप राजनीति में आप कैसे आए? राजनीति में मेरा जब मैं 1989 में हायर सेकेंडरी में मैं गया राजपुर, तो वहाँ हमारे मित्रों ने कहा कि आप एक आदिवासी एरिया से आते हैं और अच्छा वो रहेगा भविष्य के लिए भी, आपने यूथ कांग्रेस में पहला कदम रखिए जिसमें कि आगे का आदिवासी वर्ग से एक अच्छा कैंडिडेट उभर सकते हैं, इसलिए मैंने राजनीति में आया था। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष केपी खांडे ने आज जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने अनुसूचित जाति से संबंधित विकास कार्यक्रमों, योजनाओं, समस्याओं और प्रकरणों की गहन समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करें और उन्हें मुख्य धारा से लाभान्वित करने में मददगार बने। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, यही हमारा लक्ष्य है। बैठक की शुरुआत में केपी खांडे ने आयोग की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इस वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के साथ ही इस वर्ग के साथ होने वाले अन्यायों पर अंकुश लगाना और पीड़ितों को न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिकताओं में से एक है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के आगमन पर आज राजधानी रायपुर स्थित बूढ़ापारा तालाब परिसर में आयोजित मतदाता महोत्सव प्रदर्शनी में मतदाता जागरूकता की थीम पर आयोजित बिलासपुर जिले की कठपुतली नृत्य लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। आपको बता दें कि इस अवसर पर छत्तीसगढ़ निर्वाचन के लिए विशेष रूप से तैयारी की गई। कठपुतली चिरई की थीम पर आयोजित नृत्य के जरिए मनोरंजन के साथ साथ मताधिकार के महत्व को दिखाया गया। वहीं 15 फीट की कठपुतली के नृत्य ने सबका मन मोह लिया और इससे राजा और उनकी रानी तपस्या का नृत्य जो है वो मतदाता जागरूकता के संदेशों से भरा रहा। पूर्व विधायक अशोक साहू और बीजेपी कबीरधाम जिले के अध्यक्ष ने हर खबर से चर्चा करते हुए बताया कि कबीरधाम जिले में 2 विधानसभा हैं जिसमें से 15 प्रत्याशियों के फॉर्म भरे जा चुके हैं। आगे अध्यक्ष ने कहा कि इस बार हमारी बीजेपी पार्टी की सरकार बनेगी।
बदलबो ये दरी ये सरकार ला बदलबो। और हमारे विधानसभा 2 विधानसभा है जिले में, कबीरधाम जिले में एक पंडरिया विधानसभा, एक कमरदा विधानसभा। दोनों विधानसभा में हमारी पूरी तैयारी है कि इस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो भी प्रत्याशी रहेगा वो भारी मतों से विजयी होंगे। अभी तक कमरदा विधानसभा और पंडरिया विधानसभा कितने आवेदन प्राप्त हुए प्रत्याशियों को? मेरे पास 15 से 20 आवेदन आए हुए हैं और कुछ आवेदन राज्य कार्यालय में भी जमा हुए हैं। किस मुद्दे को लेकर इस बार भाजपा मैदान में? क्योंकि इस सरकार में 4.5 साल हो गया है, किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और लगातार भ्रष्टाचारी और आतंक का माहौल रहा है। और इन लोगों ने जो चुनाव के समय आज से 5.5 साल पहले जो घोषणा किए थे, चुनावी वादा किए थे, उसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ कबीरधाम की जनता को भी छला गया है। इस मुद्दे को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए आज मरीन ड्राइव तेलीबांधा से वाकेथॉन का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि वाकेथॉन का उद्देश्य 100% मतदाता सुनिश्चित करने और 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। वहीं आपको बता दें कि दौड़ेगा रायपुर, वोट करेगा रायपुर का उद्देश्य लेकर आयोजित हो रहे इस वाकेथॉन में शहर के युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन समेत बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। बहुजन समाज पार्टी के विधायक इंदू बंजारे से खास बातचीत। पामगढ़ विधायक ने बताया कि पार्टी की तरफ से उन्हें दोबारा प्रत्याशी घोषित किया गया है। जनता के सहयोग से दोबारा विधायक बनकर क्षेत्र का विकास दोगुनी तेजी से करना चाहती हैं और पार्टी ने जो विश्वास उन पर दिखाया है उस पर वह खरी उतरेंगी। नमस्कार, मैं पामगढ़ विधानसभा से हरीश मारवा और आज हम चुनावी रणनीति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि विकास का क्रम किस तरह से इस क्षेत्र में हो रहा है। हमारे बीच में हमारे जो आज के मेहमान है हमारे बीच में, नमस्कार, बच्चे बताइए। जी, मैं श्रीमती इंदू बंजारे, विधायक पामगढ़। जी, तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप एक महिला है, विकास के लिए क्या सोचते हैं? जी, मैं अपने पामगढ़ क्षेत्र के विकास के हर स्तर पर सोचती हूँ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, जल योजना मतलब जो पानी की सुविधा हो, और जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको नौकरी के लिए, किसान भाई हैं उनके सहयोग के लिए, मतलब हर तबके के लोगों के लिए विकास के बारे में मैं सोचती हूँ। इसके लिए हमेशा निरंतर आवाज बीच में विधानसभा में हमेशा उठाती रहती हूँ। जी, तो अभी आप बसपा के विधायक हैं और आगे भी प्रत्याशी मतलब आगे भी चुनाव जीतेंगे ऐसी आशा है, तो ये बताइए क्या प्रयास चल रहा है आपका? जी, आप सभी के सहयोग से और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से पुनः मुझे पामगढ़ का विधायक प्रत्याशी घोषित किया गया है। और मैं अपने पामगढ़ क्षेत्र से भी जनताओं से भी निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने 2018 का अपना सहयोग और प्रेम और आशीर्वाद दिया, जिसके कारण मैं विधायक के रूप में यहाँ पे उपस्थित हूँ, उसी तरह से आप आने वाले समय में भी मुझे अपना सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं आगे समस्याओं को निरंतर ऐसे उठाती रहूँ, आगे हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रहूँ। और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी जोर शोर की तैयारी से लग गई थी कि आने वाले समय में हम अपने बहुजन समाज पार्टी की लगभग 8 से 10 विधायक जिताएं ताकि आने वाले समय में हम सरकार में हिस्सेदारी अर्जित कर सकें। प्रमुख एजेंडा की हम बात करें तो इस जो चुनाव है विधानसभा के चुनाव में क्या क्या एजेंडा रखेंगे जनता के सामने? जी, बहुत सारे एजेंडा है क्योंकि राज्य की जो सरकारें हैं उन्होंने आज तक कुछ इस तरह का काम नहीं किया कि वो छत्तीसगढ़ की सत्ता में आने के बाद उन्होंने किया है। उन्होंने बहुत सारे वादे किए लेकिन एक भी अपने वादे को पूरा नहीं किया है। जैसे बेरोजगार युवाओं के संबंध उन्होंने वादे किए थे लेकिन आज भी हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आज भी हमारे बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं और हमारी बेटियां भी नौकरी की तलाश में भटक रही। खास करके हमारी जो महिला है उनको छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी सत्ता में आने से पहले ये पूर्ण आश्वासन दिया था, गंगा जल लेकर ये कसम खाते कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, जिसके माध्यम से मैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की
हमारी बहनें एकत्रित होकर, एकजुट होकर छत्तीसगढ़ सरकार को अपना वोट दी थी, जिसके माध्यम से आज छत्तीसगढ़ सरकार सत्ता में बैठी हुई है। लेकिन सत्ता में बैठने के बाद वो अपने वादे से मुकर गए और आज तक उनका कार्यकाल पूरा होने को कगार पे है, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ में पूरा शराबबंदी नहीं किया। तो इससे हमारी बहनें जाग चुकी है और जान भी चुकी है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको हम लेकर, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, बेरोजगारी का हो, किसान का हो, सभी मुद्दों को लेकर हम अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्र में जाकर इस विषय पे हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बेरोजगारी भत्ता के बारे में हम चर्चा करें तो कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, बेरोजगारी भत्ता मिला है, आपकी जानकारी? जी, बेरोजगारी भत्ता की बात करें तो बेरोजगारी, अगर उनको बेरोजगार युवाओं को अगर उनको देना ही होता तो वो अपनी तरफ से आंकड़े निकालने के बजाय वो आंकड़े को पेश करते जो रोजगार पंजीयन में पंजीकृत होते हैं, जो हमारे बेरोजगार युवा भाई वहाँ पे पंजीकृत करते हैं, और वो उस सर्वे के आधार पर हम तमाम हमारे भाइयों को, बहनों को वो बेरोजगारी भत्ता देते बिना नियम, बिना कानून के। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा नहीं होने के कारण उन्होंने इतने सारे नियम, इतने सारे कानून ला दिए हैं कि हमारे बच्चे उस क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहे हैं और बहुत ही कम रूप में हमारे बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। अगर एक परिवार में 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे बेरोजगार, चारों को देना चाहिए। अगर वो दे रहे हैं 4, क्योंकि चारों बेरोजगारी भत्ता के लाइन में आते हैं, लेकिन सरकार केवल एक को देते हैं, उसमें भी अगर उनकी आवक हो तो उनको भी नहीं देते हैं। तो इस तरह का घोषणा कितना अलग बात है, लेकिन उनको सही मायने में अमल करना ये अलग बात होती है। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी बातों पे अमल नहीं कर रही है और किसी भी हमारे बच्चों को थोड़ा बहुत बस मिल रहा, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रही है। ये बताइए कि लगातार जो ये क्षेत्र है अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है और आप माननीय यहाँ के विधायक हैं, तो अनुसूचित जाति का जो परसेंट है, आरक्षण है, बढ़ाने के लिए क्या प्रयास चल रहा है? जी, जिस तरह से आपने देखा कि आरक्षण देश में पिछले विधानसभा में हमारा सत्र चालू हुआ था, जिसमें हमने अपने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 16% करने के लिए मांग भी की थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई थी। तो हम अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं, चूंकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब खबर कबीरधाम से है, जहां चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अंग्रेजी मीडियम स्कूल, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र छात्राओं और अध्यापक कुशार सिंह ठाकुर ने देश के वैज्ञानिकों और देशवासियों को चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई और शुभकामनाएं दी। जी सर, चंद्रयान के बारे में हमारा देश जो है, भारत प्रथम देश है जो कि साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग की है सर। और सर चंद्रयान जो 2 गया है, चंद्रयान जो 2 पहले गया था 2019 में, वो चंद्रयान जो है मून के सतह में जाके जो है वो कुछ पार्ट रहा हुआ था, टेक्निकल इशू हो गया था, जिसको चलते चंद्रयान 3 बनाया गया है। चंद्रयान 3 सर जो 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 में सॉफ्ट लैंडिंग किया है साउथ पोल में। तो सर वहां पर जो कि अभी 14 दिन जो है वहां पर सर जो अभी लाइट है, मान लो जब सुबह है तो वहां पर सर अभी न प्रॉपर टेम्परेचर है। इसरो एक स्पेस सेंटर है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इस जो मून में साउथ पोल में जब गए हैं तो इसमें इसरो के अलावा VSSC और SEC भी शामिल थे इस मिशन में। और इसका टोटल कॉस्ट चंद्रयान 3 का 615 करोड़ था और चंद्रयान 2 का 978 करोड़ था, जो कि एक स्पेस मूवी से हाफ होता है। जैसे कि सभी को पता है कि हमारा चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है सक्सेसफुली, और साउथ पोल पर लैंड करने वाला हमारा ये विश्व में पहला देश है। अब सबसे पहली बात है कि बहुत लोगों के बीच में चर्चाएं हैं कि हम वहां पानी ढूंढने गए हैं, हम वहां जीवन ढूंढने गए हैं। वहां पे ये इंटरप्लेनेटरी एक मिशन है। इंटरप्लेनेटरी मिशन का मतलब हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट या स्पेस में सर्वाइवल या आगे और क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, इन सब के ऊपर है। चंद्रयान 3 बनाया गया है एक पहला कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकें। इससे पहले भी बहुत सारी लैंडिंग हुई है,
बट बहुतों ने क्रैश किया है और कुछ ही देशों ने सक्सेस किया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय अब नजदीक आ रहा है और ऐसे में हर खबर की टीम ने अंबिकापुर पहुंचकर वहां के मतदाताओं से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी राय जानी। टमाटर का बिजनेस करता हूँ। टमाटर 200-250 रुपये बिक रहा है, बहुत पैसा कमा रहे होंगे आप तो। पैसा कमाने के बाद नहीं, आमदनी कम था इसलिए 200-250 रुपये बिक रहा था। अब थोड़ा आमदनी बढ़ रहा है इसलिए 140 रुपये किलो पर आ गया टमाटर। हाँ, आमदनी बढ़ रहा है धीरे धीरे। 2-4-10 दिन में टमाटर 50-60 रुपए किलो हो जाएगा। हाँ, 2-4-5 दिन में। यानी तो आवक बढ़ गई है। आवक बढ़ गया है, टमाटर का रेट डाउन हो जाएगा 5-10-15 दिन में। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं, नगर निगम की तरफ क्या विकास दिख रहा है? विकास सब सही है, थोड़ा सफाई की दिक्कत है बस। हाँ, बाकी सब सही है। हाँ, बाकी सब सही है। यहाँ के विधायक TS बाबा है, उनके बारे में कुछ बताएंगे? वो सब सही है भैया, पब्लिक बताएंगे। अच्छा, आप पब्लिक नहीं है क्या? चाहे मैं पब्लिक हूँ, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है ना? सरकार, कांग्रेस सरकार के नया योजना के बारे में जानते हैं? नहीं, मैं भैया कोई नहीं जानते हैं। धंधा में मैं रहता हूँ, 6 बजे आता हूँ और 9 बजे रात के जाता हूँ। इससे कोई काम नहीं है, बस अपने धंधा में लीन रहता हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है सरकार वापस करेगा? वो तो बताएगी जनता। आप जनता नहीं हो? मैं जनता हूँ, मगर मेरे वोट देने से सब कुछ जीता नहीं होगा। क्या बोलते हैं जी? नहीं, वो सब एक वोट पे आदमी जीतता हारता है। बिजनेस के बारे में मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा, वो सब मत बताइए। अच्छा, बिजनेस करना बताइए कैसे, सरकार कैसे बिजनेस करे जिससे फायदा हो? सरकार बिजनेस सरकार के स्रोत है, टमाटर सस्ता हुआ है ना? तो कहने में अच्छी सरकार है। हाँ, ठीक है, जो है मतलब सरकार को वापसी करना चाहिए। सरकार की योजना के बारे में तो जानते हैं थोड़ा बहुत जी, बताएंगे। बताना क्या है सर, जब इलेक्शन आता है तो सब कहते हैं कि हाँ हम ये देंगे, फलना देंगे, तर्जकना देंगे। जब इलेक्शन जब खत्म हो जाता है तो उनके पास जाया जाता है कि साहब आपको वोट दिया गया था, आप कुछ कर दीजिए हमारे लिए। तो बोलते हैं कि हाँ अभी फुर्सत नहीं है, कल आइएगा। और जब कल पहुंचते हैं तो बोलते हैं बम्बई चले गए हैं वो, ये 1 महीना के बाद आएंगे। तो बताइए सर, वैसा वोट देने से क्या मतलब होगा? अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास के काम क्या हुआ है? विकास तो हमारे में वही रोड का चल रहा है थोड़ा बहुत, और स्कूल वगैरह का भी चल रहा है। वो विकास तो रुपया में 4 आना हो रहा है। इस बार कांग्रेस की सरकार है, आने वाले समय कौन सी सरकार चुनेंगे आप लोग? हम तो भैया हम शुरू से कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस में ही जाएंगे। आप लोग जो हैं तो चुनाव संबंधित में ही प्रचार प्रसार भी देखते होंगे, चालू हो गया होगा? प्रचार तो देख रहे हैं सर, कभी मोदी जी आ रहे हैं तो कभी कोई जी आ रहे हैं। तो वादा भी हो रहा होगा? वादा तो इतना हो रहा है कि मतलब घर भर जाएगा सर। खाली वादे पर हो रही है सर, लेना देना कुछ नहीं होगा सर। कैसे वादे किए जाते होंगे? वादे यही करे जाते हैं कि स्कूल में आपका लड़का का स्कूल पर फ्री में होगा, तो ये होगा, वो कंप्यूटर सिखाएंगे तो ये फ्री में होगा, तो आप लोग को मतलब रोजगार दिया जाएगा। यही तो चौक में आके 2-4 घंटे तब थका खा के घरे चले जाते हैं सर। जो भी मिलता है नमक भात खा लेते हैं, सो जाते हैं, फिर आते हैं तो कोई मिलता है तो दिन भर कमाते हैं तो शाम को रोटी चलता है सर। देने लेने वाले सरकार कोई नहीं। हाँ, वही है कि मतलब चावल वाले बाबा, तो चावल वाले बाबा भी वो भी हाथ दिखा दीजिए। चावल मिलता है नहीं मिलता है? नहीं, चावल तो शुरू से जब शुरुआत किए हैं तो अभी तक मिल रहा है सर, इस बात में नहीं कहेंगे, मगर चावल दे के तेल निकाल रहे हैं। कैसे चावल दे रहे हैं सर 2 रुपया किलो। टमाटर हो गया सर 120 रुपया, 150 रुपया किलो। अब हम बताइए, गरीब आदमी है, गरीब आदमी लेबर के 350-400 रुपया पाते हैं। एक टमाटर जो है कि 20 रुपया 30 रुपया का पड़ रहा है, तो हम कहाँ खा पाएंगे सर? इधर तो चावल दे रहे हैं, इधर सब्जी खत्म कर दे रहे हैं। 30 रुपये ला मार दिए।
रमन बोक। इसमें शासन क्या कर सकता है बताइए? सरकार क्या कर सकती है? सरकार ऐसा रोजी रोटी साथ कर देता सर कि हम लोग रोजी रोटी में लगे रहते। फैक्ट्रियाँ खोल देता, जैसे कि बाहर में फैक्ट्रियाँ हैं, हजारों लाखों मतलब लेबर खट रहे हैं उनकी। इस टाइप से छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में भी अगर कोई फैक्ट्री कोई निगम खोल देता तो मतलब हम लोग को मतलब काम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।